वेलकम स्टूडेंट्स। इकोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया था। जैव विविधता क्या होती है, उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, IUCN कौन सी संस्थान है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने में या उसको कंजर्व करने के लिए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी वेल्थ है हम सभी के लिए, और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस इम्पॉर्टेंट इस प्रेशियस वेल्थ को हम कंजर्व करें। क्योंकि हमारा जो भी एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे लिए सूटेबल है, उस वो एनवायरनमेंट तभी सूटेबल रह पाएगा जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या मेंटेन कर पाएंगे। अगर और हम ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी को जो लॉसेस हो रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेटनिंग है, खतरा है, वह सबसे अधिक जो खतरा है वो भी मानव से या मानव द्वारा किए गए कार्यों से है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करें। प्राय दो तरह की प्रोटेक्शन के लिए दो प्रकार की पॉलिसीज़ या नीतियाँ कहें या स्ट्रेटजीज़ कहें अपनाई जाती है। एक होती है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ऐसा बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन या जैव विविधता का संरक्षण उसके जीवों के प्राकृतिक आवास में, मतलब इसके अंदर जीवों का, चाहे वो एनिमल्स हो या इवन प्लांट्स की भी बात करें, तो हम उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। और मुख्य रूप से इसके जो उदाहरण हैं वो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो कंजर्वेशन है वो एक प्रकार का इन सिटू कंजर्वेशन है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन जो दूसरी प्रकार की कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, हम इसमें जीवों का कंजर्वेशन उनके प्राकृतिक आवास से दूर या उनका प्राकृतिक आवास में न करके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में या ह्यूमन द्वारा जो मानव द्वारा निर्मित जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर हम उसका संरक्षण करते हैं, कैप्टिविटी में रखा जाता है एनिमल्स को। तो जनरली ये तब किया जाता है जब उस एनिमल के ऊपर या बहुत ज़्यादा थ्रेट है और उसे प्राकृतिक आवास में रखना अब संभव नहीं है, तो तब जा कर के हम एक्स सिटू कंजर्वेशन पर आते हैं। अन्यथा हम प्राथमिकता हमेशा इन सिटू कंजर्वेशन को ही देते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर मुख्य रूप से जो जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, सीड बैंक्स हैं, जीन बैंक्स हैं, ये आते हैं। इन सबसे पहले हम देखेंगे इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज थ्रू देयर मेंटेनेंस विद इन natural or even human-made ecosystem in which they occur. This is an ideal system for genetic resource conservation. This type includes a system of protected areas of different categories managed with different objectives to bring benefit to the society. National parks, sanctuaries, national reserves, national monuments, cultural landscapes, biosphere reserve, etc. belong to this type of conservation. In situ conservation, therefore, is not practicable for domestic use. इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर मुख्य जो सबसे प्रमुख बात उभर के जो आती है वो ये है कि हम इनमें वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड प्लांट्स को हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या जो क्रॉप प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं, हम उन पर फोकस नहीं करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में जनरली हम जीवों का कंजर्वेशन, उनका प्रोटेक्शन उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि चूँकि जो जीव अपने स्वाभाविक आवास में रह रहे हैं, तो वो उस आवास में, वहाँ के वातावरण में ढल चुके हैं, अनुकूलित है, तो उनका संरक्षण आसान भी हो जाता है और जो लक्ष्य है वो उस संरक्षण के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। इन सिटू कंजर्वेशन के क्या एडवांटेजेस है, ये स्लाइड बताती है कि द स्पीसीज विल हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट इट इज़ अडेप्टेड। जैसे मैंने की बात करी कि चूँकि
उनकी प्राकृतिक आवास में उनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिनके प्रति वो अनुकूलित है। तो इसलिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और समस्या भी नहीं आती है उनकी ग्रोथ में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कहें हम, या उनका जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। द स्पीसीज विल कंटिन्यू टू इवॉल्व इन देयर एनवायरनमेंट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट है इन सिटू कंजर्वेशन का, वह यह है कि इवोल्यूशन जो है एक सतत प्रक्रिया है, और चूँकि जीव जो अडेप्ट होता है अपने एनवायरनमेंट में वह भी इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। और जो भी प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर है, वो सब इवॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, वो भी इवोल्यूशन की फेज़ में है। तो वो अपने स्वाभाविक आवास में अगर रहेंगे तो इवॉल्व भी होते रहेंगे, और इवॉल्व होना ज़रूरी है। द स्पीसीज हैव मोर स्पेस। नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का फ़ायदा ये भी है कि उनके पास ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर रहने के लिए। ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ज़्यादा बड़ी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को वहाँ रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉस्टली भी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस जो वन क्षेत्र है, जो जंगल है, हम उस जंगल को, हम उस वन क्षेत्र को मार्क कर देंगे कि भाई यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की मानव निर्मित एक्टिविटी नहीं करेंगे, या हम किसी प्रकार का शिकार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का दोहन नहीं करेंगे वनस्पतियों का या जीवों का, तो अपने आप में एक प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा या कॉस्टली नहीं पड़ता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसे MOEF कहते हैं, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वह एक नोडल एजेंसी कहें हम, या जो कि जैव संरक्षण की को देखता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको मैनेज करता है। जो भी नई पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी इसी डिपार्टमेंट का, MOEF डिपार्टमेंट का। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो MOEF डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके माध्यम से बनती है। और जो भी जैव विविधता है, या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, या जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो जिनका संरक्षण जरूरी है, इसके माध्यम से किया जाता है। A number of institutions affiliated with the ministry are involved in the work related to various aspects of biological diversity. Survey and inventorization of the floral and faunal resources are carried out by the Botanical Survey of India and the Geological Survey of India. So both BSI and ZSI respectively, they publish documents on flora and flora of the country in the state. तो MOEF का एक इम्पॉर्टेंट वर्क तो है ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर दो बड़े संस्थान हैं, एक BSI और एक ZSI। BSI का मतलब है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ZSI का मतलब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वह देश के विभिन्न प्रकार के जो फ्लोराज हैं उनका अध्ययन करता है, उनको डॉक्यूमेंट करता है, और ZSI जो भी एनिमल्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करता है, और उनका जो डाटाज़ है, उनका जो पब्लिकेशंस हैं, या वह सजेस्ट करता है उनका क्या स्टेटस है। और इसलिए ये संस्थाएं आपस में मिल कर के कार्य करती है जीवों के संरक्षण के लिए। इनके जो सर्वे हैं वो एक रेड डाटा बुक भी पब्लिश करते हैं, जो कि IUCN के मातहत होता है, और वो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, जो खतरे में, जो प्रजातियाँ खतरे में हैं या खतरे के करीब है, उनकी जो लिस्टिंग है, उनका जो पब्लिकेशन है, या उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रेड डाटा बुक में होता है। और ऐसे जीवों को, ऐसी प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी लिस्टिंग या जिनका पब्लिकेशन रेड डाटा बुक में होता है। The Forest Survey of India publish every 3 years a state forest in India report based on remote sensing and about। इसके साथ साथ नज़र भी रखी जाती है कि हर 3 साल के अंदर
देखा जाता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जीवों को या अलग अलग जो वाइल्ड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन पर सर्वे किया जाता है कि उनकी पॉपुलेशन में या वन क्षेत्र में कितना बदलाव आया है समय के साथ। तो ये भी एक मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग करना कोई आसान कार्य नहीं, कई सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल होता है, कई सारी साइंटिफिक एजेंसीज़ का इसमें हेल्प होता है, चाहे वो BSI हो, चाहे ZSI हो या इसरो हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनके माध्यम से ही हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। Existing policies response in situ conservation, that is within natural habitat। तो ये इंडिया में अभी तक 85 नेशनल पार्क, 448 सेंचुरीज और 18 के आसपास बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ऑपरेटेड हैं करंटली में, और ये भारत का लगभग 4.2% का भूभाग कवर करते हैं। This number has progressively increased over the last 25 years. Areas having significant biodiversity values are declared national parks or sanctuaries under the Wildlife Protection Act 1972, henceforth referred to as WL Act, as amended in 1991. Before this act, national parks and sanctuaries were being set up but under various state and area specific acts. भारत सरकार ने जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो एक्ट बनाया था वो 1972 का, उसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट के तहत नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वह सेंट्रलाइज या केंद्र के अधीन आते हैं और इनका निर्माण किया गया, और इनमें वहाँ पर रह रहे जो वाइल्ड वैराइटीज़ है, वाइल्ड स्पीसीज है, उनका संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ का। अगली क्लास से हम नेशनल पार्क्स और पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कैटेगराइजेशन है, क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्क्स बनाने का या सेंचुरीज़ का, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे।